हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए CET 2026 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है, हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ, जो है राजस्थान की जलवायु। तो आज हम राजस्थान की जलवायु का विस्तार पूर्वक देखते हैं कि राजस्थान में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किसने इसका विभाजन किया था, कौन कौन से भागों में इसको विभाजित किया है, और इसके आधार पर बहुत सारी ऋतुएं हम पढ़ेंगे कि जलवायु के आधार पर कितने प्रकार की ऋतुएं हमारे राजस्थान में पाई जाती है, कौन कौन सी ऋतुएं होती है, कब आती है, ये सभी हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ जलवायु से संबंधी हम कुछ शब्दावली देखते हैं। तो सबसे पहले है मौसम। मौसम क्या होता है? किसी स्थान की 24 घंटे की वायुमंडलीय दशाएं जो होती है वह मौसम कहलाती हैं। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों के अंदर दिन के अंदर कभी बादल आ जाते हैं, कभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है बीच में ही। तो इस प्रकार 24 घंटे के अंदर जो वायुमंडल में मौसम जो दशाएं बदलती रहती है वह क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। नेक्स्ट आता है ऋतु। क्या होती है? किसी स्थान की 3-4 माह की अवधि ऋतु कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारा स्थान है राजस्थान, उसमें 3-4 महीने क्या हुए, थोड़ा गर्म स्थान हो गया तो गर्मी हो गई, इसके बाद 3-4 घंटे तो 3-4 महीने थोड़ी सर्दी का मौसम हो गया। तो इस प्रकार जो 3-4 महीनों की जो अवधि होती है वह क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। नेक्स्ट है जलवायु। किसी स्थान पर लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। यानी कि कोई भी स्थान है उसमें लंबे समय पर एक जैसी कौन सी दशाएं पाई जाती है, वह बहुत ही लंबे समय से ऐसी गर्मी हो रही है, बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, उस स्थान को वो क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो मानसून। हवाओं की दिशा के साथ तापमान में परिवर्तन एवं वर्षा का होना मानसून कहलाता है। यानी हवाओं की दिशाओं के साथ तापमान में परिवर्तन होना, टेम्परेचर में जैसे जैसे हवा की दिशा बदलेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलने के साथ वहाँ वर्षा होगी, उस वर्षा को मानसून कहलाता है। अब वायुदाब क्या होता है? किसी पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब वायुदाब कहलाता है। यानी पृथ्वी पर वायुमंडल के द्वारा कोई दाब डाला जाता है तो वायु दाब कहलाता है। वायु के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। टेम्परेचर तथा वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब जहाँ पर क्या अर्थ होता है इसका, कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का वायु दाब जो होगा वह कम होता है, और जिस जगह का टेम्परेचर कम होगा वहाँ का जो वायुदाब होगा वो ज़्यादा होता है। और हमें पता है कि वायु या पवन जो होती है हमेशा कहाँ चलेगी? जहाँ ज़्यादा पवन होगी वहाँ से कम पवन की ओर चलेगी। यानी जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ से कम वायु, जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पर कम वायुदाब है उधर की ओर हवा चलती हैं। इस प्रकार जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम होता है। तो क्या होगा? टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वायुदाब कम होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा, तो उधर वायुदाब जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की ओर आती हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु के प्रकार की राजस्थान में किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो राजस्थान में उष्ण एवं शुष्क जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपोष्ण जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु देखी जाती हैं मोस्टली। इसके बाद राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कि कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति पहली आती है। अक्षांशीय स्थिति यानी यह हमारा ग्लोब है और इसमें ये अक्षांश और उन अक्षांशों के अंदर ये राजस्थान यहाँ पर है, तो उसकी अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। कि राजस्थान जो होता है हमें पता है उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अगर राजस्थान यहाँ पर आता या फिर यहाँ ध्रुवों पर आता तो उसकी जलवायु अलग प्रकार की होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी अक्षांशीय स्थिति जो होती है वह भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है। दूसरा है वर्षा की कमी। वर्षा कम होती है, इस प्रकार भी जलवायु, वर्षा कम होगी रेतीला मैदान होगा, है ना, तो इस प्रकार ये भी जलवायु को प्रभावित करेगा। जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर जलवायु थोड़ा गर्म सा होगा, तो इस प्रकार वर्षा की कमी भी जलवायु को प्रभावित करती है। वनस्पति की कमी भी जलवायु की, वनस्पति कम होगी वहाँ का वातावरण क्या होगा? गर्म होगा,
तो जलवायु वहाँ की अलग होगी। जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु अलग होगी। तो वनस्पति की कमी भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुंदर से दूरी भी, यानी कि राजस्थान यहाँ पर है, समुंदर यहाँ पर है, तो इससे इतनी दूरी, कितनी दूरी पर राजस्थान है। अगर राजस्थान यहाँ होता, समुंदर से कम दूरी पर होता, तो वहाँ की स्थिति अलग होती। अब समुंदर से दूरी कितनी है, उस दूरी पर भी क्या होता है, जो किसका, जलवायु को प्रभावित करता है। अब राजस्थान की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है, महासागरता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि एग्जाम में कई बार जो होते हैं, जो कथन कारक वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर पूछ लिया जाता है। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर हमारा राजस्थान है, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। धरातल की बनावट भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु धरातल है उसकी बनावट कैसी है, हमें पता है। जैसे राजस्थान की जो हमारे बनाव धरातल होती है, कई जगह रेतीली है, कई जगह उबड़ खाबड़ जगह, तो वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगी। क्योंकि जहाँ पर रेतीला मैदान है वहाँ की जलवायु अलग होगी, वहाँ की थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पर रात में ठंडी होगी। इस प्रकार धरातल की बनावट भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है कि अक्षांश स्थिति राजस्थान को प्रभावित कर रही है, ये हमें पता है। लेकिन जो देशांतरीय स्थिति होती है वह जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। कैसे? क्योंकि ये हमारा ग्लोब है और राजस्थान हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देशांतर हमें पता है, ये वाली रेखा है, देशांतर होती है। अब राजस्थान इन देशांतरों में चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, देशांतरों से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो देशांतरों का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया और किस किस आधार पर किया गया। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण कोपेन के द्वारा सर्वप्रथम 1900 में किया गया था, और जिसका आधार है वनस्पति, यानी वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जो है 1900 के अंदर जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से 1918 में संशोधन किया और वर्षा और तापमान के आधार पर जो है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं कि कोपेन ने जलवायु के 4 भागों में वर्गीकृत किया है, AW, BSHW, BWHW और CWG, यानी उष्ण और आर्द्र जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और मानसूनी जलवायु। इन्होंने 4 भागों के अंदर बांटा है। अब देखते हैं जैसे राजस्थान में BWHW जो है कौन से एरिया में दिया है। तो BWHW जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी वाला क्षेत्र जो है BWHW में आता है। BSHW की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली और सिरोही वाला जो क्षेत्र आता है वह BWHW वाला आता है। अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जौनपुर, दौसा, टोंक, केकड़ी, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और शाहपुरा जो आता है वह खेरतल CWG में आता है। AW के अंदर बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र जो आता है वह AW वाला क्षेत्र आता है। अब जो हम देखते हैं कि कोपेन ने किस आधार पर क्या था, वनस्पति और टेम्परेचर या वर्षा के आधार पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो पश्चिम के अंदर पश्चिम वाले ज़िले हैं वहाँ पर जो है BWHW बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है 20 सेंटीमीटर से कम होती है और वनस्पति फिर कैसी होगी, मरुस्थलीय वनस्पति होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होगा। दूसरा बांटा है BSHW, जो वर्षा जो आती है यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर होती है और वनस्पति जो स्टेपी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वर्षा जो होती है, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है CWG के अंदर, और वनस्पति पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, उस एरिया को CWG कहा है। AW जो है जहाँ पर वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वनस्पति जो है सावाना तुल्य यहाँ पर वनस्पति है, उन्हें AW कहा है। तो इस प्रकार से जो है कोपेन ने 4 भागों के अंदर राजस्थान की जलवायु को बांटा है, जो कि वनस्पति और टेम्परेचर वर्षा के आधार पर बांटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्नवेस्ट का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं थर्नवेस्ट, और उन्होंने जो है वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? CAW, DAW, DBW और EAD। अब हम देखते हैं कि इनकी स्थिति राजस्थान में कहाँ कहाँ पर इन्होंने बताई है।
सबसे पहले ईएडी जो कि जैसलमेर वाला एरिया है उसको इन्होंने कहा है ईएडी। अब डीबीडब्ल्यू जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलोदी और बीकानेर वाले क्षेत्र को डीबीडब्ल्यू नाम दिया है। डीएडब्ल्यू जो है वह शेष राजस्थान को दिया है और सीएडब्ल्यू जो है कोपेन का जो एडब्ल्यू है उसके बराबर वाला एरिया को सीएडब्ल्यू और बीच में जो बचा हुआ पोर्शन है इसको इन्होंने डीबीडब्ल्यू नाम दिया है। तो इस प्रकार से थनवेस्ट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। अब हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो राजस्थान की जलवायु का एक सामान्य वर्गीकरण भी किया गया था जिसके आधार पर राजस्थान 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 प्रकार की जलवायु राजस्थान में देखने को मिलती है। यह हमारा सामान्य वर्गीकरण कहता है। पहली है शुष्क जलवायु, दूसरी है अर्धशुष्क, फिर उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो शुष्क जलवायु का जो विस्तार है वह पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है और वर्षा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसका विस्तार जो है वह अर्ध शुष्क मरुस्थल में आती हैं और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरा है उपाद्र जलवायु जिसका विस्तार अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र आता है वहाँ की जलवायु उपाद्र जलवायु आती है जहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। फोर्थ आती है हमारी आर्द्र जलवायु जिसका विस्तार पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है और बारिश जो होती है वह 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। पांचवा है अति आर्द्र जलवायु जिसका विस्तार दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बारिश जो होती है वह 90 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो सामान्य वर्गीकरण है जलवायु का वह 5 भागों में किया गया है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में ऋतुएं तो जलवायु के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की ऋतुएं भी हमारे राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो 4 प्रकार की ऋतुएं जो होती है हमारे राजस्थान में देखने को मिलती हैं। अब फर्स्ट आती है ग्रीष्म ऋतु। पहली आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु जिसकी अवधि जो होती है मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। इसमें हवाओं की दिशा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं, यानी कि यह हमारा राजस्थान है और इसमें हवाएं जो होती है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती हैं। पवन जो होती है सामान्यतः गर्मियों में उष्ण और गर्म पवनें चलती है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः गर्म और उष्ण पवनें चलती है जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं। किधर से इधर चलती है? यहाँ पर समुद्र है तो जल से स्थल की ओर ये पवनें चलती हैं। अब हम पश्चिमी भारत में देखते हैं कि पवनों की दिशा। तो पश्चिम मरुस्थल में हमें पता है कि तापमान जो होता है वह अधिक होता है और वायु दाब कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब हम देखते हैं कि हवाओं की दिशा भारत के अंदर किस प्रकार से आ रही है। तो पश्चिम मरुस्थल के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों के अंदर, तो वहाँ पर वायुदाब कम होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है। तो अरब सागर में जो होता है ग्रीष्मकाल में पानी है तो तापमान कम होगा, वायुदाब ज़्यादा होता है। तो वायु किधर से चलेगी? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब। तो वायु जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो इस प्रकार गर्मियों के अंदर हमेशा किधर हवा चलती है? हमने देखा था कि पश्चिम से जो होती है उत्तर पूर्व की ओर हवा चलती है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब देखिए तापमान जो होता है पश्चिमी राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और पूर्वी राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वह 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे हमारा ये राजस्थान है उसमें पश्चिमी राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है ग्रीष्मकाल में वह लगभग 50 डिग्री के आसपास होता है, जबकि पूर्वी राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वह 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करें कि जो वर्षा होती है ग्रीष्मकाल में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है तेज आंधी के साथ वर्षा आती है, जिसे स्थानीय भाषा में दोगड़ा कहा जाता है। यानी ग्रीष्मकालीन वर्षा या मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा जो होती है वह दोगड़ा कहलाती है।
ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो सर्वाधिक आंधियाँ जो होती है वह गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है? ग्रीष्मकाल में गंगानगर में चलती है 27 दिन। और न्यूनतम जो आंधियाँ चलती है वह झालावाड़ में चलती है। लगभग 2 से 3 दिन ही वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं। ग्रीष्मकाल में छोटे चक्रवात चलते हैं, जिन्हें भभूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्मकाल में जो छोटे छोटे चक्रवात चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भभूड़ा कहते हैं। और ग्रीष्मकाल के अंदर बात करें तो सबसे गर्म स्थान की बात करें, गर्म स्थान जो होता है वह फलोदी है, और गर्म जिला जो होता है वह चूरू है। यानी ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है, और सबसे गर्म जिला चूरू है। और क्यों है? क्योंकि वनस्पति की कमी के कारण है। चूरू के अंदर वनस्पति की कमी है, इसलिए ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म जिला चूरू आता है। नेक्स्ट अब हम सेकंड बात करें वर्षा ऋतु की। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, जिसकी अवधि जो होती है मध्य जून से सितंबर तक होती है। इसमें हवाओं की दिशा वही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। वर्षा जो होती है, वर्षा काल में जो वर्षा होती है वह मानसूनी वर्षा कहलाती है। राजस्थान में औसत वर्षा के जो दिन होते हैं वह 29 होते हैं। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, यानी कि 40 दिन लगभग वहाँ पर बारिश होती है। और न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है, 2 से 3 दिन ही बारिश होती हैं। नेक्स्ट देखिए तो मानसून। राजस्थान में मानसून की अवधि 90 दिन के लगभग होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पर जो बारिश होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। मानसून का प्रवेश जो होता है राजस्थान में 16 जून से माना जाता है, और बांसवाड़ा से होती हैं। अब हम देखें कि बांसवाड़ा राजस्थान में मानसून का प्रवेश जो है वह 2 शाखाओं से होता है। पहली है अरब सागर की शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। सर्वप्रथम जो राजस्थान में बारिश या वर्षा का प्रवेश होता है वह अरब सागर की शाखा से होता है, जो कि 16 जून को बांसवाड़ा से होता है। यानी हमारा राजस्थान यहाँ है, तो यहाँ से जो होती है बांसवाड़ा से होकर अरब सागर की शाखा से वर्षा प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी आने वाली शाखा भी अरब सागर की शाखा है। वर्षा सब कम होती है, इस शाखा से वर्षा कम होती है। क्यों होती है? इसका कारण है अरावली के समांतर होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। अब जैसे ही यहाँ से वर्षा वाली जो हवाएं होती है नमी लिए हुए ऊपर उड़ती है, तो ये अरावली के समांतर चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो होती है बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। दूसरी शाखा आती है हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा, जहाँ सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे ही बंगाल की खाड़ी से जो नमी लिए हुए हवाएं होती है, हमारे यहाँ पर है हिमालय पर्वतमाला। अब जैसे ही ये ऊपर की ओर उड़ती है और हिमालय से टकरा करके इधर घूम जाती हैं, हिमालय से टकरा करके इधर इधर की राजस्थान की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही अब यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अब इस अरावली से टकराकर इस जगह पर राजस्थान में झालावाड़ यानी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवा देती है, और पश्चिमी राजस्थान में सूखा रह जाता है। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान को छायावृष्टि प्रदेश भी कहते हैं, जिसका निर्माण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण होता है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में अक्सर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में वर्षा वाली शाखा कौन सी है, तो वह कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। और नमी लाने वाली राजस्थान में कौन सी है? अरब सागर की शाखा है। अब हम नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही जो है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जो अरब सागर शाखा से वर्षा वहाँ पर होती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले की बात करें तो ज़िला जो है झालावाड़ आता है, जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जो है वह जुलाई अगस्त, मोस्टली जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पर 2023 की बात करें 2023 के अंदर जून महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती देखी गई है। राजस्थान में औसत वर्षा जो होती है वह लगभग 57-58 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के अंदर सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो फलोदी है, और ज़िले की बात करें तो जैसलमेर है। यानी कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी, और ज़िला जो है जैसलमेर आता है। नेक्स्ट देखिए अब थर्ड आती है हमारी शरद ऋतु। शरद ऋतु की अवधि जो है वह अक्टूबर नवंबर के अंदर आती है।
शरद ऋतु कब आती है? अक्टूबर नवंबर के लगभग आती है, जिसे हम गुलाबी सर्दी या मानसून का लौटना कहते हैं, या फिर प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। गुलाबी सर्दी क्यों कहते हैं कि इस समय क्या होता है, दिन तो थोड़े गर्म होते हैं और रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, इसीलिए इसे गुलाबी सर्दी भी कहते हैं। मानसून का लौटना कहते हैं क्योंकि इस समय जो है मानसून की समाप्ति हो जाती है, धीरे धीरे मानसून वापस से लौट जाता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु, जिसकी अवधि दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक देखी गई है। हवाओं की दिशा इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक होती है, यानी कि राजस्थान में वापस से विपरीत दिशा में हवाएं चलने लग जाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में इधर से इधर हवाएं चल रही थी, तो शीत ऋतु में वापस से इसके विपरीत हवाएं चलने लग जाती हैं, यानी स्थल से जल की ओर इसकी दिशा होती है। ये हवाएं कैसी होती है? शुष्क और ठंडी हवाएं होती हैं। इसमें वर्षा जो होती है वह कैसे होती है? शीत ऋतु के अंदर जो बारिश होती है वह कहाँ से होती है, किस प्रकार होती है? तो देखो, भूमध्य सागर के अंदर जब पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात आते हैं तो क्या होता है, यहाँ से नमी लिए हुए पवनें ऊपर उठती है और इन्हें जेट स्ट्रीम पवनें कहते हैं। ये पवनें जो होती है वह सीधी जाती है और ऊपर की ओर उठती हुई सीधी तेज रफ्तार से जाती हुई पामीर के पठार, यहाँ पर एक पठार है, उससे टकरा जाती हैं। जैसे ही ये पवनें इससे टकराएगी, कुछ पवनें इसके ऊपर की ओर चली जाएगी और कुछ नीचे की ओर आती है, और ये भारत में आकर के ये पवनें भारत में वर्षा करवाती हैं। इस प्रकार से भारत के अंदर जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। वर्षा, उस वर्षा को क्या कहा जाता है? जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये जो मावट होती है वह रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। रबी की फसल में मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। वर्षा का कारण क्या था? हमने देख लिया था कि पश्चिमी विक्षोभ या शीतकालीन चक्रवात जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, उसके कारण जो होती है यहाँ पर बारिश होती हैं। अब नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान, शीतकालीन की बात करें तो सबसे ठंडा स्थान सर्दियों में माउंट आबू सिरोही में होता है, और ज़िले की बात करें तो सबसे ठंडा ज़िला जो है वह चूरू होता है। वही कारण है यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण सबसे गर्म ज़िला भी है और सबसे सर्दियों में सबसे ठंडा ज़िला भी चूरू ही होता है। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि जलवायु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे राजस्थान में सबसे गर्म महीने कौन से हैं? तो सबसे गर्म महीने जो है वह जून और जुलाई वाले महीने आते हैं। दूसरा है, राजस्थान में सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? तो जनवरी फरवरी वाले महीने जो आते हैं वह सबसे ठंडे महीने आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, यानी कि वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा? वार्षिक यानी वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर वाला जिला कौन सा है? जो सर्दियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म रहता है, तो वह जिला है हमारा चूरू, जहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जो है हमारा दैनिक तापांतर वाला जिला है, जहाँ पर दैनिक तापांतर का मतलब है दिन के अंदर ही टेम्परेचर के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर होता है, यानी यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से आते हैं? यानी कि जहाँ पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, तो ऐसे महीने अक्टूबर नवंबर वाले महीने आते हैं, जहाँ पर दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। इसके बाद न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से आते हैं? जहाँ न तो दिन ज़्यादा गर्म होता है, न ही रात ज़्यादा ठंडी होती है, यानी कि दिन और रात का टेम्परेचर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वह सेम से ही रहते हैं। तो ऐसे महीने जुलाई अगस्त वाले आते हैं, जहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर देखा जाता है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, जलवायु के पूरी तरह से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में इसे देख लिया है, कैसे लिखना है और कैसे इसके नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक के इसी प्रकार के नोट्स चाहिए। थैंक यू।